नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है कि राजनीति विज्ञान को या नागरिक शास्त्र कह लीजिए, उसको हम लोग टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरार और एलटी ग्रेड के लिए जो है कि देख रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो है राजनीति विज्ञान का राजनीतिक सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत आ जाता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो है कि 55 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम जो है कि देखेंगे 55 क्वेश्चन क्या कि क्वेश्चन नंबर 56। देखिए साथियों, पहला सवाल आप सबके सामने कि डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं। ऑप्शन दिया है सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग और निस्सारक क्षमताएं और वितरणात्मक क्षमताएं। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय तंत्रों को आवश्यक माना गया है जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का मांगों पर नियंत्रण रहता है, जिसका कार्य यह जांच करना है कि कौन कौन सी मांगें उचित और कौन कौन सी उचित नहीं है। अब चलिए आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 57 कि राजनीतिक विज्ञान के व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। डेविड ईस्टन, लैरी डायमंड, विल किमलिका, हेनरी किसिंगर और गुन्नार मिर्डल। तो इसका सही जवाब साथियों डेविड ईस्टन। देखिए व्याख्या है कि डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। इनके अतिरिक्त रॉबर्ट ए डहल और हाइंज यूलो का व्यवहारवादी क्रांति में विशेष योगदान है, लेकिन जनक कौन माने जाते हैं, डेविड ईस्टन माने जाते हैं। और योगदान किनका किनका है, योगदान है रॉबर्ट ए डहल और हाइंज यूलो का जो है कि व्यवहारवादी क्रांति में विशेष योगदान है। तो इसलिए साथियों ये नाम भी हम आप जो है कि याद रखें, किनका, रॉबर्ट ए डहल और हाइंज यूलो का। तो इनका क्या रहा है, योगदान रहा है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। इसने किसको तरजीह दिया, मूल्यों को तो इसने जो है कि ज़्यादा महत्व नहीं दिया। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है, मतलब इसमें व्यवहार पर जो है कि जोर दिया गया। राजनीति विज्ञान में जो व्यवहार होता है मानव का या संस्था का या समुदाय का, उसके व्यवहार पर ज़्यादा जोर देने की बात कहें कौन, व्यवहारवादी क्रांति को व्यवहारवादी लोग। चलिए अब आपके सामने अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58 कि ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है। पूछ रहा है कि ईस्टन ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है। ऑप्शन दे रहा है कि प्रति सुधार मतलब काउंटर रिफॉर्मेशन के द्वारा, या वास्तविक क्रांति, या पूर्व अध्ययन में संशोधन, अपने पूर्व शोध को त्याग देना। तो इसका सही जवाब साथियों वास्तविक क्रांति। व्याख्या देख लीजिए। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से व्यवहारवाद राजनीति, उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर जोर देने लगा। तो इसकी ये कमी याद रखिएगा, कभी भी हमसे आपसे पूछा जाता है कि इसकी कमी क्या हो सकती है। तो व्यवहारवाद की जो सबसे बड़ी कमी है वो यह है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर क्या किया गया, जोर दिया जाने लगा। हाँ, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ईस्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन वास्तविक क्रांति के रूप में किया। तो वास्तविक क्रांति के ये क्यों लाया था या वास्तविक क्रांति की बात क्यों करता है कि व्यवहारवाद में जो कमियां आ गई थी, मतलब व्यवहारवाद को प्राकृतिक विज्ञान के बनाने पर जोर दिया जाने लगा था, उसके एवज में इसने जो है कि वास्तविक क्रांति लाया था ये। चलिए अब आप सबके सामने है क्वेश्चन नंबर 59। देखिए 59 में है दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क मतलब कारण आर कहा गया है, जिसे नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए में कहा गया है कि 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद,
एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। ये तो अभी कथन दिया है। अब देखिए कारण क्या दिया है, कारण देखते हैं। कारण दिया है कि उसका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था। तो इसका जो साथियों सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मतलब कि कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। अब देखिए व्याख्या पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। देखिए 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी भी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए एवं उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था। शीत युद्ध के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई, इस वजह से ये पूरा बैलेंसिंग नहीं इसका हो पाया। ये कैसा हो गया, पक्षपातपूर्ण हो गया इसका रवैया। और यह सार्वभौम रूप इसलिए भी धारण नहीं कर पाया क्योंकि यह राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के नक्शे कदम पर ले चलने का प्रयास करने लगा। तो पहली बात, व्यवहारवाद सार्वभौमिक जो है कि सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पाया। पहली बात तो इसका उद्भव का जो समय था वो था क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था वो, और दूसरी बात इसने राजनीति विज्ञान को जो है कि प्राकृतिक विज्ञान बनाने पर जोर देने लगा, इस वजह से ये सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्ट नहीं हो पाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति क्या है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। स्टीफन एल बास्वी, जॉन मेज, डेविड ईस्टन और आमंड। तो मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात कौन करते हैं, डेविड ईस्टन करते हैं। देखिए डेविड ईस्टन ने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ईस्टन ही ने जो है कि 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में व्यवस्था उपागम सिद्धांत दिया है, जिसमें वह राजनीतिक व्यवस्था उपागम का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बातें करते हैं। तो इनकी पुस्तक का भी नाम हमको आपको याद रखना है। 1953 में ये पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब क्वेश्चन नंबर 61 है आप सबके सामने। डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हैं। डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या हैं। मांग, समर्थन, पुनः निवेश और उपरोक्त सभी। उपरोक्त शब्द गलत है वर्तनी के हिसाब से सही होता है उपरयुक्त, लेकिन किताबों में चला आ रहा है तो ऐसे लोग समझते हैं जबकि ये उपरयुक्त होना चाहिए। तो उपरयुक्त सभी इसके जो है कि सही हैं। और 61 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या से काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबको मिलेगी। देखिए पहली बात तो आगत निर्गत मॉडल होता क्या है ये पता चल जाएगा, और आगत किसको कहते हैं, निर्गत किसको कहते हैं ये पता चल जाएगा आप लोगों को राजनीति विज्ञान में। देखिए डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण आगत निर्गत मॉडल के माध्यम से किया है। तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का जो निरूपण किया है वो आगत निर्गत मॉडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल, के माध्यम से किया है। इसके लिए डेविड ईस्टन द्वारा मांग, समर्थन व पुनर्निवेश चरों का प्रयोग किया है, जहाँ समाज व पर्यावरण से आने वाली मांग व समर्थन आगत है। मतलब कि समाज से और पर्यावरण से जो मांग आती है राजनीति में, जो समझा जाता है कि ये ज़रूरी है, तो वो क्या हो गई, उसको कहते हैं आगत। और जबकि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा समाज को या मतलब जैसे जैसे मांग हुई समाज से, उसके एवज में राजनीतिक व्यवस्था द्वारा समाज को जो चीज़ दी जाती है वो होती है, देखिए कह रहा है कि जब की राजनीतिक व्यवस्था द्वारा उन पर किए गए निर्णय वो प्रतिक्रिया क्या है, निर्गत है। मतलब कि समाज जो राजनीतिक व्यवस्था से मांग करेगा वो हो जाएगी आगत, और समाज की मांग के एवज में, बदले में सरकार के द्वारा या संस्था के द्वारा या जो भी डिसाइडिंग बॉडी है उसके द्वारा जो चीज़ दिया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा उस समाज के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निर्गत, मतलब आउटपुट। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो है कि राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण आगत निर्गत मॉडल समझ आया होगा कि आगत निर्गत मॉडल में आगत क्या है और निर्गत क्या है। हाँ, तो आगे देखिए, जबकि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा उन पर किए गए निर्णय व प्रतिक्रिया निर्गत हैं, और ईस्टन ने अपनी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने हेतु पुनः निवेश फीडबैक
के अतिभार से बचाने के लिए गेट कीपिंग की व्यवस्था भी की है। अब देख लीजिए 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? वेल्स स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, शिकागो स्कूल और हार्वर्ड स्कूल। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है शिकागो। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी व्याख्या भी याद रखिएगा। वैसे साथियों एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव है, आप लोग अपना अनुभव अपने साथ रखिएगा। बाकी जो मेरा अनुभव है और जो मैंने अब तक समझा है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में अगर टीचिंग की परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश ज़्यादा से ज़्यादा बिहार या जो है कि उत्तराखंड के पूछे हुए प्रश्न ही ज़्यादातर रिपीट करते हैं। जो राजस्थान वगैरह के क्वेश्चन है उनका नेचर बड़ा अलग होता है। तो ज़्यादातर ध्यान आप लोग उत्तर प्रदेश के ही पूछे हुए सवालों पर दीजिएगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया हो, चाहे टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, चाहे ईएमआरएस में, चाहे जीआईसी में, चाहे और भी कोई संस्थान कराती हो, तो वहाँ से जो उत्तर प्रदेश में सवाल बने हैं वहीं के आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। देखिए शिकागो स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान चार्ल्स मेरियम थे। उन्होंने 1920 और 30 के दौरान व्यवहारवाद को शुरू किया। तो चार्ल्स मेरियम ने क्या किया, व्यवहारवाद को शुरू किया और इसलिए इन्हें जो है कि फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल भी कहा जाता है। मतलब व्यवहारवाद के स्कूल का पिता इनको कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेरियम को। हाँ, एक विद्वान डेविड ईस्टन ने इसे सैद्धांतिक रूप दिया। पिता ये हैं, लेकिन व्यवहारवाद को सैद्धांतिक रूप देने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है डेविड ईस्टन को। तो शिकागो स्कूल व्यवहारवाद के जो है कि जनक के रूप में आधारशिला रखने में माना जाएगा। चलिए साथ में देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63। देखिए ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में 2014 में। काफ़ी लंबा सवाल है, लेंदी है, देखते हैं। देखिए ईस्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? पूछ रहा है कि ईस्टन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? ऑप्शन ए है कि कुछ सत्तावादी शासनों को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास को आधार देने के लिए, ऑप्शन सी है व्यवहार दृष्टिकोण का सूक्ष्म विश्लेषण और राजनीतिक समाजशास्त्र के बृहद विश्लेषण के बीच खाई पाटने के लिए, ऑप्शन डी है दमनकारी राजनीतिक शासनों के खिलाफ क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए, और ऑप्शन ई है राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। पूछा है कि इनमें से, अब बोला है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है कि सही है। देखिए इसका जो सही है साथियों वो है ऑप्शन ई। देखते हैं व्याख्या। देखिए ईस्टन एवं डेनिस के अनुसार राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64 आप सबके सामने। वैसे वो काफ़ी लेंदी सवाल था, अगर ऐसे सवाल आते हैं, एक आध छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोशिश करिए कि आसान सवाल या जो वन लाइनर है वो गलत ना हो, या किसी का भी पूछा हुआ स्पेशल तथ्य आए और पूछे कि ये किस विचारक की हैं या किस राजनीतिज्ञ ने इनको दिया है, तो वो वैसे सवाल गलत ना हो। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है प्राचीन चीन से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन भारत से। तो ऐसे सवाल साथियों गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही जवाब है प्राचीन यूनान से। व्याख्या देख लीजिए। देखिए नगर राज्य शब्दावली का संबंध प्राचीन यूनान से है, जिसे यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि नगर राज्य को यूनानी भाषा में क्या संबोधित किया गया था? किस शब्द से? पोलिस शब्द से संबोधित किया गया था, पोलिस। कुछ प्रमुख नगर राज्य एथेंस, स्पार्टा, थेब्स और कोरिंथ व डेल्फी थे। और यहाँ पे व्यवस्था कैसे थी साथियों? ये कैसे थे? डेमोक्रेटिक थे। कैसे थे? डेमोक्रेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है। डेविड ईस्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? आदर्श सिद्धांत, व्यवस्थापन, परिमाणन, सत्यापन। तो इसका जो सही जवाब है, देखिए ऑप्शन ई भी है इसमें, हाँ, नियमिष्ठता। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है आदर्श सिद्धांत। व्याख्या देख लीजिए। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, ये 8 विशेषताएं आप लोग हमको
हम लोगों को याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन 8 विशेषताओं में से कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि डेविड ईस्टन के द्वारा बताई गई व्यवहारवाद की जो 8 विशेषताएं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है ये, ठीक है। तो जैसे आदर्श सिद्धांत, इसमें से जो है कि व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। व्यवहारवाद एक प्रकार से देखा जाए तो आदर्श सिद्धांत के ही खिलाफ तो आया ही था, मूल्यों के ही खिलाफ तो आया ही था, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा केवल मूल्यों की बात हो तो उसको हम नहीं करेंगे। मूल्य अपनी जगह है, जो मानव व्यवहार है, जो व्यवहार चल रहा है समाज में, वो क्या चाह रहा है उसका अध्ययन करना ही राजनीति विज्ञान को केंद्र में ये लोग ला दिए थे। तो आदर्शवाद जैसे सिस्टम ये लोग नहीं मानते थे या उसके उतना महत्व नहीं देते थे। देखिए, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कुल 8 विशेषताएं बताई हैं, जिसे उसने बौद्धिक आधारशिला का नाम दिया है। आदर्श सिद्धांत डेविड ईस्टन की विशेषताओं में नहीं है। व्यवहारवाद की जो 8 विशेषताएं हैं ये याद रख लीजिएगा। जैसे व्यवहारवाद की 8 विशेषताओं में कौन कौन सी? पहली नियमितता, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीक, चौथा व्यवस्थापन, पांचवा परिमाणन, छठवां मूल्य, सातवां विज्ञान और आठवां एकीकरण। अभी आप लोग आगे भी देखेंगे कि ये 8 जो विशेषताएं बताई गई हैं डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवाद की, इनसे सवाल आपको दिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है कि राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए ऐसा सवाल साथियों गलत नहीं होना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेविड ईस्टन। अब देख लीजिए, डेविड ईस्टन का व्यवहारवादी क्रांति का जनक, डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी क्रांति का जनक माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसी प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीतिक अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। मतलब ये मूल्य को महत्व नहीं देता है, बात होती है लेकिन तरजीह नहीं देता। तरजीह किसको देता है? मानव व्यवहार को या राजनीतिक व्यवहार को। यह राजनीति को प्राकृतिक विज्ञानों के तर्ज पर समझना चाहती है, और यही जब हद से ज़्यादा हो जाता है तब ये भी जो है कि इसका निगेटिव पॉइंट बनता है। ये राजनीतिक विज्ञान को ये लोग जब पूरी तरह से विज्ञान में कन्वर्ट कर देना चाहते थे, जबकि सामाजिक विज्ञान और जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान है, इनकी तरह से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बोला तो उसमें सार्वभौमिक सत्य चीज़ें हो सकती हैं, इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये मानव व्यवहार स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। हाँ देखिए, अगला सवाल है कि 67, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है। अब जैसे देखिए ऐसे सवाल आए साथी तो कोशिश करिएगा कि ये आपको याद हो, बार बार इनको देख लीजिएगा और गलत नहीं होने चाहिए। देखिए, राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों हैं। जब व्यवहार की बातें अगर करेगा और उसमें जो है कि बौद्धिक प्रवृत्ति की बात आएगी और शैक्षणिक आंदोलन की बात आएगी, तो ऐसी बातें कोई व्यवहारवादी ही करेगा। तो और उसमें अगर विकल्प में डेविड ईस्टन आए तो उनको ज़रूर आप मारिएगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है R.A. डहल, डेविड ईस्टन और आर्थर बेंटले और G.F. अल्मोड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेविड ईस्टन। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए इसकी व्याख्या है कि उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता एवं राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत आगत निर्गत प्रणाली के प्रतिपादक डेविड ईस्टन का कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन है। राजनीतिक व्यवहार के अर्थ को ये क्या मानते हैं? बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन। वो बातें आप लोग याद रखिएगा, जो व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई गई, कहीं पर लिख लीजिएगा, बिल्कुल बार बार उसको देखते रहिएगा, उससे संबंधित बहुत सवाल आएंगे। देखिए अब अगला सवाल है कि डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी, वे कौन सी हैं? विकल्प है ऑप्शन ए में कि व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। और ऑप्शन बी है वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी, संप्रेषण और सूचना। ऑप्शन सी है सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना, व्यवहार का नियमन। और ऑप्शन डी है संप्रेषण और सूचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और व्यवहार का विनियमन। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को देखिए, आगतों के जो प्रकार बताए गए हैं 4, वो कौन कौन से हैं? व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना। व्याख्या देख लीजिए। डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों या व्यवहार, जो आगत हम बोले हैं कि जो समाज के द्वारा मांग होती है राजनीतिक व्यवस्था से, उसको आगत कहते हैं राजनीतिक व्यवहार में।
तो वो कौन कौन से हैं? व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, और सेवाओं और वस्तुओं का आवंटन, और संप्रेषण और सूचना की पहचान। ये जो है कि ईस्टर्न ने आगत निर्गत मॉडल में 4 जो है कि आगत को पहचाना था, 4 आगतों को। अब क्वेश्चन नंबर 69 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। ऑप्शन बी है कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन सी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। और ऑप्शन डी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन डी। यही बात सही नहीं है और बाकी सब सही है, देख लीजिए। तो क्या सही नहीं है? यही ऑप्शन डी सही नहीं। यह कथन सत्य नहीं है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है, जबकि वो समग्रात्मक है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाले डेविड ईस्टन ने ही किया था। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद से आई कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल पॉमर, लॉर्ड ब्राइस, डेविड ईस्टन और एमिल बोरेल। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है डेविड ईस्टन। तो आप लोगों ने देखा होगा डेविड ईस्टन से संबंधित बहुतों सवाल कई बार बन गए। व्यवहारवाद के जनक, उत्तर व्यवहारवाद के जनक, और इन्होंने जो कि आगत निर्गत मॉडल दिया, आगत निर्गत मॉडल में आगत क्या होता है और व्यवहारवाद की जो 8 विशेषताएं हैं, ये सब एकदम आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के बार बार उसको रट जाइएगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन देखने से यही चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि हमको अपने नोट्स में भी, अपने स्टडी मटेरियल में भी क्या क्या चीज़ें मल्टीपल टाइम उनको रिवीजन करना है या देखना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है साथियों, हाँ देखिए, ये देखिए कूट बना के दिया है। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही हैं? ऑगस्ट काम्टे के अनुसार प्रक्षेपण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लंडसली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। ऑप्शन सी है कि समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव विधियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी है जॉन रॉल्स से निगमनात्मक व मताग्रही विधियों का उपयोग किया था। जॉन रॉल्स ने यहाँ पे होना चाहिए था। पूछा है कि कौन से 2 सही हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से ऑप्शन ए और बी जो हैं वो सही हैं, बाकी सब गलत हैं। देखिए ऑगस्ट काम्टे के अनुसार प्रक्षेपण, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं, और ब्लंडसली के अनुसार जो है दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। बाकी जो सी और डी दिया है ये गलत है। अब देखिए 72 में देखते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? कह रहा है कि कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। अनुभववाद, देखिए विशेषताएं जो 8 हमने बोला है कि आप लोग याद कर लीजिए, देखिए वहाँ से संबंधित सवाल बन गया। अनुभववाद, अंतर्विषयक दृष्टिकोण, राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता और वैज्ञानिक पद्धति। अब पूछ रहा है तो इनमें से कौन सा राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही जवाब वो है राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता है। एकदम अगर थोड़ा सा भी जो व्यवहारवाद को समझा होगा वो तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि वो मूल्यों को ही तो नकारते हैं। मूल्यों की जगह पर प्राथमिकता किसको देते हैं? व्यवहार को। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। देखिए अब इसकी व्याख्या देख लीजिए कि राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता राजनीतिक व्यवहार की विशेषता नहीं है। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। व्यवहारवादी अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जो राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, अधोलिखित रचनाएं हैं। देखिए इन रचनाओं को याद कर लीजिएगा आप लोग, जो व्यवहारवाद के विकास में योगदान देती हैं। ग्राहम वालास की रचना है
ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 1908 में प्रकाशित हुई थी और बुक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और दूसरी जो किताब है आर्थर बेंटले की पुस्तक वो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 908, ये भी 1908 में ही प्रकाशित हुई थी। का व्यवहारवाद में विशेष महत्व है। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक जो है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और जो किताब है आगे हेराल्ड लासवेल की रचना जो है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, पॉलिटिक्स इनकी जो हेराल्ड लासवेल की जो रचना है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये सब किताबें जो हैं कि व्यवहारवाद को बढ़ावा देने या यूँ कहिए कि व्यवहारवाद के अध्ययन में सहायक हैं। अब आगे देखिए, मैच कराना है, एक तरफ सिद्धांतकार हैं दूसरी तरफ उपागम है, सूची 1 और सूची 2 में। तो सिद्धांतकार में है जॉर्ज एच सेबाइन और जॉर्ज कैटलिन और लियो स्ट्रास और ग्राहम वालास। उपागम दिया है कि मतलब इनमें से कौन से सिद्धांतकार ने कौन सा उपागम दिया है। जॉर्ज एच सेबाइन, हाँ अब देखिए उपागम पढ़ते हैं। ऐतिहासिक उपागम, समाज वैज्ञानिक उपागम, दार्शनिक उपागम और मनोवैज्ञानिक उपागम। तो इसमें से जो साथियों आप लोग मैच कराइएगा, हम विकल्प जवाब बता रहे हैं, आप लोग मैच कराइए, देखिए कौन सही हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया भी होगा। तो साथियों जो जॉर्ज एच सेबाइन है ये ऐतिहासिक उपागम के प्रणेता माने जाते हैं। किसके? जॉर्ज एच सेबाइन ऐतिहासिक उपागम के प्रणेता माने जाते हैं। और जॉर्ज कैटलिन जो हैं ये समाज वैज्ञानिक प्रणेता माने जाते हैं, समाज वैज्ञानिक उपागम के। और लियो स्ट्रास जो हैं ये दार्शनिक उपागम के हैं। और ग्राहम वालास जो हैं ये मनोवैज्ञानिक। तो सभी सही हैं, ABCD एक दूसरे के सामने सब मैच कर रहा है। देखिए अब इसका कूट कैसे बनाया है 1 2 3 4, तो इस तरह से ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखिए जॉर्ज एच सेबाइन ऐतिहासिक उपागम और जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम और लियो स्ट्रास दार्शनिक उपागम और ग्राहम वालास मनोवैज्ञानिक उपागम। यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है, रिपीट कर सकता है। प्रासंगिकतावाद, हाँ प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किसके? मार्क्सवाद से, उदारवाद से, उत्तर व्यवहारवाद से और व्यवहारवाद से। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है उत्तर व्यवहारवाद से। प्रासंगिकता के बाद कौन करता है? उत्तर व्यवहारवाद करता है। देखिए प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। उत्तर व्यवहारवाद मूलतः व्यवहारवाद में आमूल संशोधन करता है। एक्शन एंड क्रेडो ऑफ रिलेवेंस इसके प्रमुख आयाम हैं। और आज के सेशन का आखिरी सवाल, इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? कह रहा है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? 4, 6, 8, 10। तो इसमें से साथियों इसका जो देखिए स्टार लगाया है तो इसका मतलब कि कोई भी सही नहीं। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। देखिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था 7 प्रकार के कार्य करती है। 4 आगतकृत और 3 जो है कि निर्गतकृत। तो ये भी साथियों याद रखिएगा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्य करती है? 7, जिनमें से 4 जो है वो आगतकृत होते हैं और 3 जो कार्य होते हैं वो निर्गतकृत होते हैं। चलिए अभी आधे घंटे होने में 2-3 मिनट और बाकी है, तब तक 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध है राज्य के भविष्य से, राज्य के उद्देश्य से, राज्य की कार्यविधि से, राज्य की उत्पत्ति से। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है राज्य की कार्यविधि से। देख लीजिए इसकी व्याख्या। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य की कार्यविधि से है। यह सिद्धांत राज्य की क्षमताओं एवं क्रियाओं के आधार पर राज्य के कार्य व्यवहार की समीक्षा करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? ईस्टर्न, आमंड, कापलान और लासवेल। तो इसका सही जवाब है साथियों डेविड ईस्टर्न। वही आगत निर्गत मॉडल, तो वहाँ पर निवेश कर दिया है। निवेश निर्गत मतलब इनपुट आउटपुट सिद्धांत से संबंधित कौन है? ईस्टर्न है। अब अगला सवाल है कि राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है?
राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? ऑप्शन दिया है हेराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर और आमंड। तो इसका सही जवाब है साथियों आमंड। देख लीजिए व्याख्या। देखिए आमंड 1911 से 2002 के बीच राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं, मतलब ये इनका जन्म और मरण वर्ष है, 1911 से 2002 तक ये थे। तो इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के किस आधार पर व्याख्या करते हैं? संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है। 1970 के दशक में आमंड ने इस संकल्पना का जो है कि विकास किया। तो ये पूछा जा सकता है कभी कि आमंड ने ये जो व्यवस्थाओं के संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है राजनीतिक व्यवस्था की, किस सन में करता है, पूछा जा सकता है। तो 1970 में कौन किया है? आमंड ने किया है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।